हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंबर क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी की नेक्स्ट सीरीज में मैंने आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ। इससे पहले मैंने दोस्तों पॉलिटी की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई थी, जिसके माध्यम से मैंने सभी टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से कवर करा दिए थे। यदि आपने पॉलिटी की वो सीरीज नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। तो आज का हमारा पहला मोटिवेशनल कोटेशन है, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हाथ को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अच्छे से मोटिवेट रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को धार देते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। और लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊं आपको कि इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियों के बारे में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ाने वाला हूं। तो भारत की नदियों को दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। पहला है थ्योरी में 2-3 वीडियो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद मैं ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो वो क्वेश्चंस एक ही वीडियो में रहेंगे फ्रेंड्स। जो थ्योरी है वो अलग अलग वीडियो में, जैसे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उसकी सभी 5 सहायक नदियों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। दोस्तों, बार बार इसका यूज होने वाला है नदियों के बारे में, एस्चुरी और डेल्टा का। तो आप समझ लीजिए कि एस्चुरी को हिंदी में ज्वारनद मुख भी बोला जाता है। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। जैसे कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, और मांडवी गोवा की नदी है। एस्चुरी मतलब ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको मैं मैप के द्वारा अच्छे से क्लियर करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, एस्चुरी क्या होती है? जैसे कि स्थल भाग से डायरेक्टली किसी नदी तंत्र का मीठा पानी जाके डायरेक्टली खारे पानी से जाकर मिल जाता है, तो वो है एस्चुरी। अब डेल्टा क्या होता है वो आगे बताने वाला हूँ मैं। यदि किसी नदी का पानी डायरेक्ट स्थल भाग से, मीठा पानी डायरेक्टली खारे जल से यानी कि किसी समुद्र से मिलता है तो वो एस्चुरी है। अब डेल्टा की बात करें, यदि नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई मुख्य धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सब नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों को भी मैं आगे आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एस्चुरी मैंने बताया था कि आपको मीठा पानी डायरेक्टली खारे पानी से मिल जाए तो वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। यदि डेल्टा में क्या होता है कि मीठे पानी का जो क्षेत्र होता है, जो पानी होता है नदियों का, वो यदि जाकर कई मुख्य धाराओं में बट जाता है, आगे बहाकर लाई गई मिट्टियाँ कुछ कई छोटी छोटी मुख्य धाराओं में बट जाता है। जैसे आपको मैप में दिखाने वाला हूँ मैं, ये है एक मुख्य धारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिट्टी बहाकर लाई गई तो आगे मिट्टी जमाव का हो जाता है, तो कुछ धाराएं इस तरफ से प्रवाहित होती हैं, कुछ धाराएं इस तरह से प्रवाहित होती हैं। तो ये मिट्टी बीच में होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहीं पर डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की। नदियों का अपवाह तंत्र क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक मुख्य धारा होती है, मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, फिर समझाने वाला हूँ। अपवाह तंत्र सब एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वह मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, एक डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना फैक्ट आप याद रख लीजिए कि कोई एक मुख्य नदी है, उसमें फ्रेंड्स जो भी सहायक नदियाँ उसकी होती हैं, कई छोटी छोटी धाराएँ होती हैं, उस नदी धारा में एक मुख्य नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर मुख्य नदी कोई गंगा हो गई, वो गंगा की छोटी छोटी सहायक नदियाँ हो गई, तो इसे कहा जाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो आई होप कि यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आगे पढ़ने वाले हैं कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में फ्रेंड्स
जो हमारी सिंधु नदी तंत्र कहाँ से प्रभावित होती हैं, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कहाँ कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में फ्रेंड्स यमुना को भी पढ़ने वाले हैं, चंबल को पढ़ने वाले हैं, सोन को पढ़ने वाले हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ उसको भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हिमालयी प्रवाह तंत्र हो गया एक। हिमालयी प्रवाह तंत्र में पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद में पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियाँ, और इसके बाद में पढ़ने वाले हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स जो हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालय से नदियों का उद्गम होता है, तो इन नदियों को कहा जाता है हिमालयी अपवाह तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्हें पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। तो आगे चलते हैं, पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो सिंधु नदी क्या होती है? सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। आप देख पा रहे हैं मैप में कि सिंधु नदी चाइना के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, और ये चाइना से के बाद में भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद में है पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर, यानी कि अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत में स्थित है एक मानसरोवर झील, इसके निकट से इसका उद्गम होता है। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई यह नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, और आगे बहती हुई यह नदी गिलगिट पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई पूछा जाए आपसे, तो इसका आंसर है 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको 2-3 बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। आप मैप में समझिएगा, यहाँ से तिब्बत नदी से मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ, लद्दाख के दमचौक से होते हुए पाकिस्तान गिलगित दर्दिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो फ्रेंड्स भारत का जो लेह शहर है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का लेह शहर जो कि लद्दाख में है, यह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। याद रखिएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है कौन सा शहर? लेह। नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। वो 5 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दोस्तों जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, चिनाब और सतलुज। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। तो चिनाब और सतलुज को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मैं सभी नदियों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा चिनाब। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से होता है। तो याद रखिएगा आपकी चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है। हिमाचल प्रदेश में 2 छोटी छोटी नदियां हैं, चंद्रा और भागा। जब इनका मिलन होता है तो इसलिए वहाँ पर इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर ये एक साथ में मिलती हैं फ्रेंड्स, वहाँ इसे चिनाब नदी कहा जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और चेनाब नदी में ही अन्य 4 सहायक नदियाँ मिलती हैं। दोस्तों जैसे सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है, और चिनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? रावी, सतलुज, ब्यास और झेलम। तो हम इनको भी डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है।
कहाँ से होता है इसका उद्गम? झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के वेरीनाग से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो चेनाब की सहायक नदी है झेलम नदी, और कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान के झंग के निकट। तो इसका उद्गम याद रखिएगा आप कि कश्मीर घाटी के वेरीनाग से इसके उद्गम होता है, और है 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो झेलम नदी चेनाब की सहायक नदी है। तो झेलम को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रावी। रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मैंने बताया था आपको चेनाब की हिमाचल प्रदेश के केटवल बल्लारा दर्रा से इसका उद्गम होता है। और रावी नदी भी दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो झेलम भी चेनाब की सहायक नदी है और रावी भी चेनाब की सहायक नदी है। तो रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का भी उद्गम भारत के बाहर से होता है। जैसा कि सिंधु नदी का मैंने बताया था कि मानसरोवर झील से उसका उद्गम होता है, ऐसे ही सतलज नदी का मानसरोवर झील में स्थित एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल से ही उद्गम होता है। मानसरोवर झील में ही एक राक्षस ताल स्थित है, वहीं से सतलुज नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक सिपकीला दर्रा है, वहीं से भारत में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के भावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो चेनाब नदी में जाकर मिलती है कौन सी नदी? सतलुज नदी। तो याद रखिएगा आपकी चेनाब नदी की सहायक नदी है झेलम, रावी और सतलुज। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्यास नदी। मैंने बताया था आपको कि चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। किस नदी में? सतलुज नदी में। तो याद रखिएगा आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी। फ्रेंड्स ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलुज नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स पंजाब में एक हरीके नामक स्थान है जहाँ से इंदिरा सागर नहर का निर्माण किया गया है, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा आपकी ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है और सतलुज किसकी है? तो चेनाब नदी की। तो मैंने आपको सभी इन सब सिंधु नदी की पांचों सहायक नदियों के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो मैंने बताया था आपको कि हरी के क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है 470 किलोमीटर। तो याद रखिएगा आपकी इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई तो ज़्यादा है 600 के आसपास है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान में भावलपुर में जब सतलुज नदी चेनाब में मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती हैं। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ से एक होकर आगे बहती हैं। तो याद रखिएगा आप कि जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि चेनाब नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं झेलम और रावी, और सतलुज नदी की सहायक नदी है ब्यास। तो ये जब पांचों नदियाँ फ्रेंड्स कहाँ पर? भावलपुर में जब पांचों नदियाँ जब सतलुज नदी मिलती है, तो जब पांचों नदियों का संगम हो जाता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का, तब यहाँ पर पंचनद का निर्माण करती हैं और यहाँ से एक होकर 45 किलोमीटर तक आगे होकर एक बहती हैं, फिर जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स ये था। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, यदि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब नदियां भारत से होकर प्रवाहित होती हैं, यदि भारत इन नदियों को पानी रोक ले तो पाकिस्तान में पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स 1960 में विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाया था हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ में। तो क्या है सिंधु जल समझौता? पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ, जो सबसे नीचे की नदियाँ हैं दोस्तों, रावी, ब्यास और सतलुज, रावी, ब्यास और सतलुज का इनका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इसी प्रकार भारत तथा 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों को 80% पानी दोस्तों पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। तो इस प्रकार सिंधु जल समझौता हुआ, जो कि कई बार इसका वर्तमान में भी मुद्दा बाहर निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिए आपके नीचे की रावी, ब्यास, सतलुज भारत संभालता है नदियों को, सिंधु, झेलम, चेनाब इनका नियंत्रण है पाकिस्तान के पास। तो याद रखिएगा आप सिंधु नदी तंत्र को मैं पूरे डिटेल से आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।